हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम के नियम के पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है तो आपको फिगर जो कि डायग्राम्स होते हैं हमारे, उनको एकदम अच्छे से समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई दो आवेश, कूलाम के नियम का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। कोई दो आवेश जो निर्वात में रखे हुए हैं उनके मध्य की दूरी r है। तो अब देखिए कूलाम का स्टेटमेंट क्या कहता है। कूलाम का स्टेटमेंट कहता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात या हवा में या वायु में लगने वाला जो बल होता है वो उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू आ गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब हम ये चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जिसको कहते हैं नियतांक, ठीक है। और इस नियतांक का मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो है निर्वात, जो हमने माध्यम लिया है, यहाँ पे हमने निर्वात लिया है तो निर्वात की विद्युतशीलता, और K का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका जो मान होगा वो होगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो अब मैं बताता हूँ आपको परावैद्युतांक के बारे में। तो ये तो मैंने निर्वात में माना बल, कूलाम बल दो आवेशों के मध्य निर्वात में कैसे लगता है। अब मैंने मान लिया माध्यम में, तो माध्यम में इन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल Fm है, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ये माध्यम में होगी विद्युतशीलता Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब एप्सिलॉन R जो परावैद्युतांक है उसकी परिभाषा होती है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल का जो अनुपात है उसे परावैद्युतांक हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब हम इन दोनों बलों के मान रखते हैं तो इस बल का मान जो आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस बल का जो मान है वो हम इनवर्सली रख सकते हैं, मतलब उल्टा रख सकते हैं। तो वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन और इनटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट कट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई। तो हमारे पास एप्सिलॉन की जो है वो वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन R जो हमारा परावैद्युतांक है उसकी जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात यहाँ पे हमारे पास दो परिभाषाएं आ गई कि परावैद्युतांक वो होता है जो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो निर्वात में लगता है और माध्यम में लगता है, उन दोनों बलों का अनुपात, या फिर हम लोग कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी परावैद्युतांक होता है। अब देखिए हवा का जो परावैद्युतांक है वायु का वो होता है 1, और धातु का जो होता है वो होता है इनफाइनिटी। इनके बीच में जो वैल्यूज आती हैं वो आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कूलाम का नियम का जो सदिश निरूपण है उसको। तो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हार्ड माना जाता है क्योंकि ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसको हम इजी वे में अब समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में Q1 आवेश R1 जो पोजीशन वेक्टर है, जो हमारा स्थिति सदिश है, उसके रेफरेंस में रखा हुआ है, मतलब कि O बिंदु के सापेक्ष Q1 जो आवेश है वो R1 वेक्टर जो है वो दर्शाता है। इसकी जो पोजीशन है वो R1 वेक्टर दर्शाता है, और Q2 की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो R2 वेक्टर दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, Q1 आवेश Q2 पर F21 बल लगाता है, मतलब कि F
F21 बल लगाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। F21 नहीं, F12, और यहां पे लगेगा 21। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, उनकी भी दिशाएं चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, Q1 आवेश Q2 पर F12 मतलब कि 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, ठीक है, और Q2 आवेश Q1 पर F21 बल लगाता है, मतलब कि 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे देखिए ये जो बल है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो ये सब डिपेंड करेगा इस डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन सदिश है उन पर। तो यहाँ पे देखिए Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F12 वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 कैप, यहाँ पे ये मॉडुलस है और यहाँ पे ये दिशा है। और इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल है वो होगा F21 K Q1 Q2 अपॉन R21 कैप, जो कि दिशा है। यहाँ पे ये जो दोनों है वो दिशा को दर्शाते हैं, जबकि ये जो है वो परिमाण को दर्शाते हैं बलों के। अब देखिए हम लोग देखते हैं ये जो डायरेक्शंस है उनको, तो देखिए R12, तो यहाँ पे देखिएगा 1 - 2, इसमें से हमने इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार आई, ठीक है। और R21 मतलब कि इसमें से हमने इसको घटाया तो इसकी जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार आई, जो कि हमारे बलों की दिशा में आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो दिशाएं हैं, ये जो विस्थापन सदिश हैं वो परिमाण में तो समान है लेकिन दिशाओं में विपरीत है, और विपरीत होने के कारण यहाँ पर हमने ऋणात्मक का जो चिन्ह है वो लगाया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये जब हमारे पास परिमाण आ गया, एक हमारे पास इक्वेशन आ गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, सिर्फ इन्हीं दोनों के कारण ये जो बल है वो आपस में बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं जो हैं वो विपरीत होती हैं। तो यहाँ पे कूलाम का नियम का जो सदिश निरूपण है वो यही दर्शाता है कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाले प्रतिकर्षी बल होते हैं या आकर्षी बल होते हैं वो परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन दिशाओं में जो प्रतिकर्षी बल होते हैं वो विपरीत होते हैं, और जो आकर्षी बल होते हैं वो भी विपरीत होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अब दोनों बल विपरीत हैं, तो न्यूटन का जो तर्कीय नियम है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, कि हम क्रिया करेंगे उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तर्कीय नियम की पालना करता है। अब देखिए जो कूलाम के नियम की जो हमारे पास सीमाएं हैं वो क्या है, ये जो नियम है वो केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है, उन्हीं के लिए सत्य होता है, ठीक है, और स्थिर आवेशों पर ही ये लागू होता है। गतिशील आवेशों पर जो है वो कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। और देखिए अत्यधिक दूरियों पर और अत्यधिक कम दूरियों पर भी ये जो बल है वो लागू नहीं होता है। अत्यधिक दूरियां होंगी तो आवेशों के जो बल अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो प्रतिकर्षी और आकर्षी बल होंगे वो कमजोर पड़ जाएंगे, जबकि अत्यधिक कम दूरियों पर जो है वो नाभिकीय बल कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक Q आवेश लिया है, कैपिटल Q, और ये आवेश, इसका जो एक एरिया है वहां पे मैं कोई दूसरा चार्ज Q लेकर आता हूँ। अगर मैं इसके बाहर यहाँ पे इस पॉइंट पे इस चार्ज को लेकर आता हूँ तो ये जो कैपिटल Q है वो स्मॉल q पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन मैं एक इस एरिया की बाउंड्री में जब इसको लेकर आता हूँ तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है वो स्मॉल q चार्ज पर एक फोर्स जनरेट करेगा। इसी बाउंड्री को, इसी जहां पर वह आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए किसी आवेश पर लगने वाला बल, किसी आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जब हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बोलते हैं तो वो किस प्रकार बोलेंगे? किसी आवेश का वह क्षेत्र जहाँ अन्य आवेश आने पर वह एक बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि किसी आवेश के ऊपर लगने वाला बल जो है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे जब हम बल का मान रखते हैं तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है वो कुछ ये आता है K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र में Q आवेश को ना लाकर एकांक परीक्षण धनावेश को लेकर आऊं। एकांक परीक्षण धनावेश का मतलब एक ऐसा चार्ज जिसका परिमाण 1 कूलाम हो और ये एक धनावेश लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 कूलाम हो या फिर 1 इकाई हो और इसको धनावेश में लिया जाता है। तो देखिए, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो है वो कुछ यहाँ पे इस पे एक कंडीशन लगती है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है लिमिट Q0 टेंडिंग्स टू 0। मतलब कि एकांक परीक्षण धनावेश है वो यहाँ पे नगण्य माना जाता है। तब एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको नगण्य मानने का क्या अर्थ है? जब ये नहीं होगा तो भी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब कि किसी आवेश के ना होने पर भी एक आवेश अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसी को उस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ये आवेश धनावेश है, तो यहाँ पे मैं एकांक धनावेश लेकर आया तो ये क्या करेगा? इसको रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब कि ये इसको अपने विद्युत क्षेत्र से बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश लिया तो ये धनावेश, ये ऋणावेश, तो यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि ऋणावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर रखता है और धनावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर रखता है। तो ये हैं दोनों टॉपिक्स हमारे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए, इनकी परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें हमने एकांक धनावेश को रखा। अब वह क्या होगा? जैसे हमने माना इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर धनावेश है, इधर ऋणावेश है। अब हमने एकांक धनावेश को यहाँ पे रखा तो ये जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और ये जो चार्ज है वो इसको आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ये जो चार्ज है वो इस प्रकार से जो है अपना पाथ तय करेगा, मतलब कि अपना जो रास्ता है वो तय करेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है, वह वक्र, वह कर्व जो यहाँ पे इसके द्वारा तय किया जाता है, जहाँ पे इसके द्वारा गमन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के कुछ गुण हैं। पहला गुण, जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट होंगी और माइनस चार्ज पे ये खत्म होगी। ठीक है। सेकंड क्या है? अब हमने ये तो दो आवेश वाला विद्युत क्षेत्र लिया। यदि हम एक ही आवेश वाला विद्युत क्षेत्र लें तो विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वह अनंत से ही प्रारंभ होंगी और अनंत पे ही समाप्त होंगी। ठीक है। और देखिए, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जिस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वह परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको दर्शाएगी। जैसे हमको इस विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता करना है तो हम इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब इस स्पर्श रेखा की दिशा मान लो इधर है,
तो यही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। आया समझ में दोस्तों? ठीक है। फिर विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दर्शाता हूँ, छोटा सा विद्युत क्षेत्र लेकर मैंने माना इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, कुछ बल रेखाएं ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे आ रही है। अब यदि ये एक दूसरे को काटेंगी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इस बल रेखा को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसी को जस्ट उठाया और मैंने कहा ये इसको काट रही है, यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे मैं एक बिंदु लूंगा जिस पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा। तो इस बल रेखा हेतु स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार आएगी और इस बल रेखा हेतु स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार आएगी। तो देखिए दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या होगी, अब चेंज हो गई भाई। तो देखिए एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की दिशा चेंज है, मतलब कि अलग अलग है। अब मेरे को बताइए एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग कैसे हो सकती है? इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करती है या फिर काटती नहीं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए दो आवेशों का ऐसा जोड़ा जहाँ पे एक धनावेश और एक ऋणावेश, मतलब कि विजातीय आवेशों का ऐसा जोड़ा जिनके बीच की दूरी क्या हो, अल्प हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए विद्युत द्विध्रुव में ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो समझने वाला है। तो देखिए ये Q और ये Q, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो थोड़ी सी ऑपोजिट है। जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव लंबाई, डाइपोल लेंथ, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और ये जो एक्सिस जा रहा है, यहाँ पे जो अक्ष जा रहा है उसको कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। एक आवेश का परिमाण, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश लो और उसका परिमाण लो, और द्विध्रुव लंबाई, ये जो लंबाई है उसको लेते हैं, तो हमारे पास बनता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। जिसके सापेक्ष ये घूमता है या फिर जो भी घूर्णन वगैरह कर सकता है। ठीक है। फिर अब देखिए ये एक सदिश राशि है द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी जो दिशा होती है वो देखिए इस प्रकार होती है। ये -टू प्लस, मतलब कि माइनस से प्लस की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, इससे इधर की ओर, और ये जो है वो द्विध्रुव अक्ष की अनुदिश होती है। कुछ इस प्रकार इसकी दिशा होती है और ये इस अक्ष के अनुदिश, मतलब कि कुछ इस प्रकार जो है वो ये चलता है और घूमता भी है, जैसे भी इसको घूमना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का वीडियो जो था वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।